मंच पर विराजमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, कृषि राज्य मंत्री श्रीमान मोहन भाई एवं श्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, कैबिनेट सेक्रेटरी श्रीमान पी.के. सिन्हा, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मिस्टर एस.के. पटनायक, मेरे किसान भाइयों बहनों और देश के अन्य भागों में ई मंडी के द्वारा ई नाम योजना जब प्रारंभ हो रही है तो जहां 21 स्थानों पर बैठे हुए मेरे सारे किसान भाइयों बहनों, मैं देश के किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रयास से किसानों की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती है और मैंने करीब 1 महीने पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि ई नाम का प्रारंभ हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती के दिन करेंगे और मुझे खुशी है कि आज समय सीमा में वो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। राधा मोहन सिंह जी कह रहे थे कि हम इसको और जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम राज्यों के सहयोग के साथ जुड़ा हुआ है। अभी भी देश के कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां मंडी का कोई कानून ही नहीं है। अब किसानों के लिए सुनते तो बहुत है, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं आज भी इस देश में कि जहां किसानों के लिए मंडी के लिए कोई नीति निर्धारण कानून नहीं है। उन राज्यों में किसानों का एक्सप्लॉयटेशन कितना हो सकता है उसका आप अंदाज कर सकते हैं। मैं नाम नहीं देना चाहता हूं राज्यों का, क्योंकि आजकल ऐसे विषय फिर 24 घंटे विवादों में फंस जाते हैं, तो मैं उससे बचना चाहता हूं। लेकिन ऐसे सभी राज्यों से मेरा आग्रह होगा कि वे अपने यहाँ किसान मंडी कानून बनाएं। उसी प्रकार से जिन राज्यों में कानून है उसमें भी अब नई टेक्नोलॉजी आई है, काफ़ी व्यवस्थाएं पलटी हैं, तो उसके अनुरूप कानून में सुधार करना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि वे राज्य भी अपने अपने यहाँ जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें भारत सरकार ने जो सुझाव दिए उसके अनुसार अगर अमेंडमेंट कर देंगे तो उन राज्यों में भी ई नाम का लाभ किसान को प्राप्त होगा। और इसलिए मैं इन सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि इसको प्राथमिकता दें। वैसे मुझे लगता है कि शायद आग्रह मुझे अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये 21 मंडियों की खबर आना शुरू हो जाएगा तो नीचे से ही प्रेशर इतना पैदा होगा कि हर राज्य को लगेगा भाई मेरा किसान तो रह गया, चलो मैं भी इसमें आ जाऊं ताकि मेरे राज्य के किसान को लाभ मिले। हमारे देश में वर्षों से किसी न किसी कारण से कुछ नियम रहे। एक राज्य में जो कृषि उत्पादन होता था दूसरे राज्य में ले नहीं जा सकते थे, ये भी बंधन रहते थे। कभी कानूनी तौर पर रहते थे तो कभी गैर कानूनी तौर पर रहते थे, क्योंकि लगता था कि अगर ये चला गया तो राज्य की इकोनॉमी को क्या होगा, राज्य की आवश्यकताओं को क्या होगा। तो ये चलता रहता था और उसके कारण मैं नहीं मानता हूं कि कोई बहुत बड़ा गुनाह के रूप में मैं इसे देखता नहीं हूं। वहाँ की सरकारों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहता था कि भाई अगर ये चीज़ मेरे यहाँ उत्पादन होती है, अगर मेरे यहाँ से बाहर चली गई तो मेरे यहाँ तो लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये उसकी चिंता बड़ी स्वाभाविक थी।
लेकिन उसका परिणाम यह होता था कि किसान को प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। किसान के लिए मजबूरी हो जाती थी कि अपने 12, 15, 20, 25 किलोमीटर की रेंज में जो मार्केट है वो जो दाम तय करता था उसको उसी दाम पर बेचना पड़ता था और उसी से अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती थी। किसान की समस्या ये भी रहती थी कि उसको कोई चॉइस नहीं रहता था। एक बार घर से बैलगाड़ी में ढोकर के माल लेके गया मंडी में और मंडी वालों को लगा कि नहीं आज दाम गिरा दो। अब वो बेचारा सोचता है कि भाई मैं इसको वापस कहाँ ले जाऊंगा, 25 किलोमीटर कहाँ उठा के ले जाऊंगा। तो वो मजबूरन उनके हाथ पैर जोड़ के कहता था नहीं जी ले लीजिए, चलिए 5 रुपया कम कर लीजिए, ले लीजिए, मैं वापस कहाँ ले जाऊंगा। ये हाल किसान का हमारे यहां मार्केट पर रहा। ये योजना ऐसी है कि जिस योजना से किसान का तो भरपूर फायदा है, लेकिन ये ऐसी योजना नहीं है कि जो सिर्फ किसान का फायदा करती है। ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत जो थोक व्यापारी हैं उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। यानी ऐसी मार्केट व्यवस्था बहुत रेयर होती है कि जिसमें उपभोक्ता को भी फायदा हो, कंज्यूमर को भी फायदा हो, बिचौलिए जो बाजार व्यापार लेकर के बैठे हैं, माल लेते हैं और बेचते हैं, उनको भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। होता क्या है, आज दुर्भाग्य से हमारे देश में कृषि उत्पादन का रियल टाइम डाटा अभी भी नहीं होता है। कभी हमें लगे कि भाई फलाने राज्य में गेहूं की जरूरत है तो सरकार सोचती है कि अच्छा भाई क्या करेंगे, इनको गेहूं की जरूरत है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि दूसरे एक राज्य में गेहूं सरप्लस पड़े हैं। कभी गेहूं सरप्लस है और वहां पहुंचाने हैं, लेकिन उस समय ट्रेन की व्यवस्था नहीं मिलती माल ले जाने के लिए, और वहां कंज्यूमर परेशान रहता है, यहां किसान परेशान होता है माल बेचना है। ये क्यों? तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था कि जिस स्ट्रक्चर में वो बंद गया था उसके बाहर नहीं जा पाता था। आज ई नाम के कारण अभी तो प्रारंभ में 25 कृषि उत्पादन चीजें इस ई नाम पर बिकेगी, सौदा होगा, और 21 मंडी में होगी। लेकिन बहुत ही निकट भविष्य में शायद 250 तक तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुछ राज्यों ने कानून में जो सुधार करना चाहिए वो कर दिया है। टेक्नोलॉजी करेगी, बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वहां एक लैब बनेगी, उस लैब के कारण क्वालिटी ऑफ एग्रो प्रोडक्ट ये तय होगा। अब व्यापारी हाथ में पकड़ करके जताएगा नहीं यार तेरा माल तो ठीक नहीं है, और किसान कहता नहीं नहीं साहब बहुत ठीक है, पहले जैसा ही है, और आखिरकार उस व्यापारी ने कह दिया तो वो बेचारे को लगता था चलो बेच दो। आज लेबोरेटरी कहेगी कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है। और वो नेशनली सर्टिफाइड मान्यता होगी उसको। अगर मान लीजिए बंगाल से चावल खरीदना है और केरल को चावल की जरूरत है, तो बंगाल का किसान ऑनलाइन जाएगा और देखेगा कि केरल की कौन सी मंडी है जहां पर चावल इस क्वालिटी का चाहिए, इतना दाम मिलने की संभावना है। तो वो ऑनलाइन ही कहेगा कि भाई मेरे पास इतना माल है और मेरे पास ये सर्टिफिकेट, मेरा ये माल ऐसा है, बताइए आपको चाहिए। और अगर केरल के व्यापारी को लगेगा भाई ये 6 लोग में ये ठीक है, तो उससे तुरंत सौदा करेगा और अपना माल मंगवा देगा। कुछ व्यापारी क्या करेंगे, बंगाल से माल खरीदेंगे, खरीदने वाला केरल में होगा, लेकिन उसको बंगाल में ही मार्केट मिल जाए तो वहीं वो बंगाल में भेज देगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी होगी इस व्यवस्था के कारण कि जिसके कारण हमारा किसान ये तय कर पाएगा और माल अपना प्रोडक्ट
बैलगाड़ी में चढ़ाने से पहले या ट्रैक्टर में चढ़ाने से पहले तय कर पाएगा कि मेरे प्रोडक्ट का क्या होगा। पहले तो क्या होता था, सारी मेहनत करके 25 किलोमीटर दूर मंडी में गया, उसके बाद तय होता था भविष्य क्या है। आज अपने घर में अपने मोबाइल फोन पर वो तय कर सकता है कि मैं कहां जाऊं। थोड़ा, और मैं समझता हूं हमारे देश का सामान्य से सामान्य व्यक्ति, शायद वो साक्षर ना हो लेकिन बुद्धिमान होता है। जैसे उसको पता चलेगा तो वो मॉनिटर करेगा कि मंडी का ट्रेंड क्या है, 3 दिन देखेगा बराबर, और फिर ट्रेंड के अनुसार तय करेगा। हाँ, अब लगता है कि मार्केट पक गया है, तो तुरंत अंदर एंटर कर जाएगा और अपना माल बेचेगा। आज किसान निर्णायक होगा, किसान निर्णायक होगा। जो मंडी में बैठे हुए व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के लिए भी ये सुविधाजनक होगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जहां से पहले खरीदता था तो वहां तो इस बार चावल पैदा ही नहीं हुई है, तो साल भर क्या करूंगा, मैं तो चावल का व्यापारी हूं। लेकिन अब उसको बैठे रहना नहीं पड़ेगा, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अपने आवश्यकता के अनुसार चावल का ऑर्डर दे करके दूसरे व्यापारी से वो ले सकता है, दूसरे किसान से भी ले सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। कंज्यूमर भी देख सकता है कि किस मंडी में किस रूप से बाजार चल रहा है, और इसलिए अपने यहां लोकली को एक्सप्लोइट करने जाता है तो कहता है झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा है ई नाम पर, तुमने तो माल इतने में लिया है, तुम्हारा थोड़ा बहुत तो ले लो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इतना क्यों ले रहे हो। यानी उत्पादन का बैलेंस यूज, इसके लिए भी ई नाम पोर्टल एक बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है। और मैं मानता हूं किसान का जैसा स्वभाव है, एक बार उसको विश्वास पड़ गया तो वो उस भरोसे पर आगे बढ़ने चालू कर जाएगा। बहुत तेज गति से ई नाम पर लोग आएंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस मार्केट में आने के कारण भारत सरकार भी बड़ी आसानी से, राज्य सरकारें भी मॉनिटर कर सकती हैं कि कहां पर क्या उत्पादन है, कितना ज्यादा मात्रा में है। इससे यह भी पता चलेगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए, गोडाउन का उपयोग कैसे होना चाहिए, इस गोडाउन में माल शिफ्ट कर रहा है कि उस गोडाउन में, यानी हर चीज एक पोर्टल के माध्यम से हम वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि कृषि जगत का एक बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से आज की घटना एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़ पर ले जा रही है हमें, जो पहले से हम कभी इंतजार कर रहे थे या हमारे सामने संभावनाएं नजर नहीं आ रही थी। एक सप्ताह के भीतर भीतर यह भी पता चलेगा कि जब इतनी बड़ी मात्रा में बाजार खुल जाता है तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाती है। खरीदने वाला ज्यादा दाम देकर के अच्छी क्वालिटी खरीदने की कोशिश करेगा, बेचने वाला कम पैसों में किस जगह से माल मिलता है वो खोजेगा, तो दूर सुदूर भी जिसको मार्केट नहीं मिलता था उसके लिए मार्केट सामने से इनविटेशन भेजेगा कि भाई देखो तुम वहां बैठे हो सिलीगुड़ी में, लेकिन तुम्हारी चीज कोई लेता नहीं, मैं यहां अहमदाबाद में बैठा हूं, मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये इतनी बड़ी संभावना हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे किसान को पहली बार ये तय करने का अवसर मिला है कि मेरे माल कैसे बिकेगा, कहां बिकेगा, कब बिकेगा, किस दाम से बिकेगा, ये फैसला अब हिंदुस्तान में किसान खुद करेगा। अब वो किसी से आश्रित नहीं रहेगा, वो मोहताज नहीं रहेगा। और जब ये पता औरों को चलेगा कि इतनी बड़ी कंपटीशन शुरू हो गई है, तो स्वाभाविक है कि बाकी राज्य जो अभी पीछे हैं, मुझे विश्वास है कि नीचे से ऐसा प्रेशर पैदा होगा कि अब वो जल्दी कानून में भी सुधार करेंगे और ई नाम पोर्टल पर आने के लिए सारी मंडियां आएगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरा आग्रह है और मैं मानता हूं कि कृषि को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। और इसलिए हमने हमारे मंत्रालय का नाम भी इसके साथ किसान कल्याण जोड़ा है। हम उसको जब तक होलिस्टिक अप्रोच नहीं होगा, हम किसानों की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं।
और होलिस्टिक अप्रोच लेना है तो कई चीज, जैसे मान लीजिए सोलार रिवॉल्यूशन हो रहा है, किसान को तो लगता होगा ये तो कुछ इंडस्ट्री का काम चल रहा है, कुछ उद्योगकारों का काम चल रहा है, लेकिन कोई तो उसको समझाए कि सोलार रिवॉल्यूशन भी तेरे लिए है भाई। अगर उसको पानी के लिए सोलार पंप मिल गया, वो अपने ही खेत में सोलार पैनल लगा दिया, तो उसको आज जो डीजल का खर्चा करना पड़ता है नहीं करना पड़ेगा। आज सोलार रिवॉल्यूशन हो रहा है। जो बड़े किसान हैं वो कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, कटर लाते हैं, बाकी चीज़ें लाते हैं, वो बिजली से चलती हैं। जिस दिन उसको पता चलेगा अब ये सारे जो साधन हैं वो भी सोलार से चलने वाले आ गए हैं, तो उसका खर्चा कम हो जाएगा और साधन उसका सूर्य प्रकाश से चलने लग जाएगा। यानी जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ हमारे किसान की उपयोगी चीज़ों पर कैसे जोड़ा जाए। अगर हमें ज़्यादा उत्पादन करना है तो फ्लड इरिगेशन का ज़माना चला गया, और अब ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि फ्लड इरिगेशन से कोई अच्छी खेती होती है ऐसा नहीं, लेकिन किसान का स्वभाव है कि जब तक खेत पानी से लबालब भरा न हो, सारे पौधे डूबे हुए नजर न आए, तो उसको लगता है पौधा भूखा मर रहा है। वो खुद बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी भावना जुड़ी हुई है। वो अपने आप को रात को सो नहीं सकता, यार मेरा जितना पानी चाहिए उतना नहीं था, वो परेशान हो जाता है। लेकिन अगर उसको विज्ञान का पता हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हमारे उत्पादनों को पानी में डुबोए रखने की जरूरत नहीं है। हम सालों से मान करके आए कि गन्ने की खेती करनी है तो भरपूर पानी चाहिए। अब धीरे धीरे अनुभव आ गया कि स्प्रिंकलर से गन्ने की खेती बहुत अच्छी हो सकती है, और स्प्रिंकलर से गन्ने की खेती करें तो सामान्य गन्ने में जो शुगर कंटेंट होता है उससे स्प्रिंकलर या ड्रिप से किया हुआ गन्ने में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें से ज्यादा चीनी निकलती है, तो किसान को दाम भी ज्यादा मिलता है। और आपने देखा होगा फ्लड इरिगेशन से जो शुगर का यानी गन्ने का जो डंडा होता है उसकी साइज और स्प्रिंकलर से हुआ उसकी साइज देखते ही पता चलता है कि कितना बड़ा फर्क आया। अब किसान को समझना होगा, और मैं मानता हूं कि ये बात उनसे पहुंचाई जा सकती है, और इसलिए मेरा मिशन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद पानी से हम समृद्धि पैदा कर सकते हैं, हम भविष्य पैदा कर सकते हैं। कभी कभी मैं किसानों के साथ बैठने का स्वभाव रखता था, तो काफी बातें करता था। जब गुजरात में था मैं उनको कहता था, और मैं आज उसको दोबारा कहना चाहूंगा। मैं उनको कहता था कि मान लीजिए आपका बच्चा बीमार है और 3 साल की आयु हो गई, 5 साल की आयु हो गई, 7 साल की आयु हो गई, लेकिन न वजन बढ़ रहा है, न चेहरे पर मुस्कान आ रही है, ऐसा ही दुबला पत्ता मरा पड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। अब आप सोचिए कि आपका बच्चे का ये हाल है, और आप सोचें कि एक बाल्टी भर दूध लेंगे, उसमें केसर बादाम पिस्ता सब डालेंगे और रोज बच्चे को इस दूध से नहलाएंगे, उसकी तबीयत में कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या मेरे किसान भाई, पड़ेगा क्या? लेकिन अगर एक चम्मच में थोड़ा थोड़ा दूध लेकर के उसको 100 ग्राम शाम तक 100 ग्राम पिला दूं, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो बच्चे का है वही पौधे का है, जो स्वभाव बच्चे का है वही स्वभाव पौधे का है। पौधे को भी अगर पानी से नहला दोगे तो पौधा मजबूत होगा तो नहीं है। एक एक चम्मच से एक एक बूंद पानी पिलाओगे तो आप देखते ही देखते देखोगे कि पौधा कितनी बड़ी ताकतवर बन जाता है। और इसलिए हमने इन बातें छोटी होती हैं लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। हमने देखा है कि हमारे किसान का सबसे बड़ा नुकसान किससे हो रहा है? वो जो देखता है उसमें विश्वास करता है, जो सुनता है उस पर किसान कभी विश्वास नहीं करता। एक प्रकार से अच्छी चीज भी है, वो जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देखता है भरोसा नहीं करता है। लेकिन उसके कारण उसका मिसगाइड ऐसा हो जाता है
कि अगर बगल वाले खेत में किसी किसान ने लाल डिब्बे वाली दवा डाली तो वो भी सोचता है कि लाल डिब्बे वाली अच्छी होती है, वो भी जाकर के लाल डिब्बे वाली ले आता है। अगर उसने देखा कि बगल वाला 2 बोरी फर्टिलाइजर डालता है तो वो भी 2 बोरी डाल देता है, और उसको तो ज्यादा वो रंग से ही जानता है कि लाल डिब्बे वाली दवा, काले डिब्बे वाली दवा, लंबे डिब्बे वाली दवा या छोटे डिब्बे वाली, उसी से उसका कारोबार चलता है। ये उसने अपना एक विज्ञान डेवलप किया है। ये गलती क्यों होती है? उसे पता नहीं है कि वो जिस जमीन पे काम कर रहा है उसकी प्रकृति कैसी है। ये धरा हमारी मां है, ये भूमि हमारी मां है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है? हमने ज्यादा तो उसका शोषण नहीं किया है, उसका भी कोई ख्याल रखा है कि नहीं रखा है? ज्यादा अनुभव आता है कि हम धरा के साथ क्या करते हैं, फसल के संदर्भ में धरा के साथ जो करना होता है करते हैं। धरा की तबीयत चिंतन करनी चाहिए, इस भूमि की चिंता करनी चाहिए, इस पर हमारा ध्यान नहीं होता है। और अगर बीमार धरा हो, कितना ही अच्छा बीज बोए, इच्छित परिणाम नहीं मिलता है। और इसलिए हमारी कृषि जगत को बदलना है तो हमारी धरा की तबीयत, और उसके लिए अब सरल उपाय हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, लेबोरेटरी में धरा की टेस्ट करवानी चाहिए और उसमें जो गाइडलाइंस दे उस प्रकार का पालन करना चाहिए। वरना कुछ लोग होते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं, तबीयत दिखाएं, डॉक्टर कहे डायबिटीज है, लेकिन घर में आकर के बताते ही नहीं डायबिटीज है। क्यों? कि मिठाई खाने का शौक होता है। तो फिर वो लेबोरेटरी काम नहीं आती है। अगर लेबोरेटरी ने कहा कि डायबिटीज है तो मिठाई छोड़नी पड़ती है। उसी प्रकार से धरा को चेक करने के बाद पता चला कि ये बीमारियां हैं, उस फसल के लिए आपकी धरा ठीक नहीं है, वो फर्टिलाइजर आपकी धरा के लिए उपयुक्त नहीं है, वो दवाई आपकी धरा को बर्बाद कर देगी। तो मेरा किसानों से प्रार्थना होगी कि उसमें जो सुझाव देते हैं उन सुझाव को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। देखिए, विज्ञान की बड़ी ताकत होती है, विज्ञान की बड़ी ताकत होती है। इन चीजों को अगर हमने ढंग से कर लिया तो आप देखना, कभी कभार मैंने देखा है हमारे पंजाब में, हरियाणा में, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो पुरानी पद्धति फसल निकालने के बाद में जो रह जाता है, उसके मुझे हिंदी शब्द तो मालूम नहीं है, उसको जला देते हैं। अब हमें मालूम नहीं ये मूल्यवान फर्टिलाइजर है, उसके छोटे टुकड़े टुकड़े करके फिर से उसी जमीन में दबा दीजिए, वो आपकी जमीन के लिए वो खुराक बन जाएगा। लेकिन जल्दबाजी होती है, दोबारा फसल के लिए काम करना है, देव कौन करेगा, इसलिए डालते नहीं है। मैं समझता हूं जिस चीज के लिए जो नियम है प्रकृति ने बनाए हैं उसका अगर हम थोड़ा सा पालन करें तो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, और दिल्ली वाले चिल्लाते हैं कि धुआं बहुत हो गया, वो बंद भी हो जाएगा और मेरे किसान को ये फायदा होगा। मुझे स्मरण है, जो केले की खेती करते हैं, केला पकने के बाद वो केला का जो पेड़ रह जाता है उसको निकालने के लिए वो पैसे देते हैं लोगों को कि भाई आप उसको जरा साफ करके दे दो। और पहले एक एकड़ भूमि पर 15-20 हज़ार रुपया उनको ये खेत खाली करने के लिए खर्चा होता था। बाद में उनके ध्यान में आया कि ये तो मोस्ट वैल्यूएबल है, और आपको हैरानी होगी, केला पकने के बाद वो जो खड़ा रहे, जो उसका बाकी बचा हुआ पुर्जा है, उसको अगर आप कहीं गाड़ दें और वहां पर कोई पौधा लगा दें, 90 दिन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती, उसी के अंदर से पानी मिल जाता है, इतनी ताकत होती है उसमें। जब ये पता चला तो उन्होंने फिर उसी को फिर से जमीन में गाड़ दिया, और उनकी जमीन इतनी गीली होने लगी कि बीच में एक एक्स्ट्रा फसल वो करने लगे, जो 60-70 दिन में पैदा होने वाली होगी, उस फसल का उपयोग करने लगे। उनकी
इनकम में पहले से 1.5 गुना 2.5 गुना तक फर्क होने लगा। क्यों? तो उनको समझ आया कि भाई इसका उपयोग है। हम अगर इन छोटे छोटे प्रयोग हैं, हमारे किसान इसको समझ भी सकता है, उसको कैसे पहुंचाए, हम उसके उत्पादन की ओर बढ़ाएं। हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, किसी न किसी कारण से टोडरमल ने जमीनों को नापने का बहुत बड़ा काम किया था। उसके बाद उसके प्रति बड़ी उदासीनता रखी गई। सरकारों में नियम था कि 30 साल में एक बार जमीन नापने का काम रेगुलर होना चाहिए, लेकिन शायद पिछले 100-150 साल में ये परंपरा डाइल्यूट हो गई और उसके कारण एग्जैक्ट पता नहीं है जमीन की स्थिति का। किसान कॉन्शियस है कोई जमीन ले ना जाए, इसलिए वो क्या है, बाढ़ करता है। नाप का ठिकाना ही कागज पर एग्जैक्ट नाप नहीं है, तो बाढ़ लगाता है। वो बाढ़ लगाने में 1 मीटर जमीन उसकी इसकी खराब होती है, 1 मीटर जमीन दूसरे वाली खराब होती है। हर खेत की बॉर्डर पर 2 मीटर जमीन खराब होना, यानी पूरे देश में देखें हम तो लाखों स्क्वायर मीटर जमीन इसी में बर्बाद होती होगी। अगर हम उसका रास्ता निकालें, आज देश को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम हमारे बॉर्डर पर ये बाढ़ करने के बजाय टिम्बर के पैड लगा दें, बेटी पैदा हो उस दिन अगर पैड लगाया तो शादी करने का पूरा खर्चा एक पैड दे देगा। वो पैड बेटी बड़ी होगी, उसके साथ साथ बड़ा होगा, और जब वो टिम्बर बेचोगे, आज हिंदुस्तान फर्नीचर के लिए टिम्बर दुनिया से इंपोर्ट करता है। मेरा किसान अपने बॉर्डर पर बाढ़ पर ये काम कर सकता है, आराम से कमा सकता है। ये बदलाव, और उसके कारण जो वेस्ट ऑफ लैंड है वो हमारा बच जाएगा। सोलार, हम खेती के साथ साथ सोलार बिजली पैदा करके बेच सकते हैं। मैंने ऐसे किसान देखे हैं जो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं और पड़ोस अड़ोस के किसान मिलकर के कोने पर बिजली पैदा कर रहे हैं और राज्य सरकारों को बेच रहे हैं। ये सब संभव है। मैं हैरान हूं, दुनिया भर में हनी का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। और हनी एक ऐसी चीज है, शहद, कि सालों तक घर में रहे तो जितना पुराना ज्यादा पैसा मिलता है। और किसान अगर अपने खेत में साथ साथ शहद का भी काम करें तो जो मधुमक्खी हैं वो भी फसल को ताकत देती हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पर बैठती हैं तो ये फसल को नई ताकत देती है। सिंपल चीजें हैं। जब मैं कहता हूं कि डबल इनकम संभव है, मेरे दिमाग में बहुत साफ है कि क्या क्या प्रयोग करने से इनकम डबल हो सकती है। चाहे फिशरीज का काम हो, मिल्क प्रोडक्शन का काम हो, पशु के रखरखाव हो, इन सारी चीजों में से इनकम बढ़ सकती है। और हम आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से खेती करना शुरू करें तो हम देश की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बल दे सकते हैं। मेरे देश के किसानों ने एक बार तय किया कि अब देश का पेट भरने के लिए बाहर से अन्न नहीं आएगा। हिंदुस्तान के किसानों ने कर दिया। आज पल्सीज हमें बाहर से लाना पड़ता है, दलहन। क्यों ना हमारे किसानों को संदेश जाए कि भाई जहां पर पानी बहुत कम है वहां और प्रयोग मत करिए, आप दलहन पे चले जाइए, ताकि आपकी भी गारंटी होगी और भारत सरकार उसमें आपकी मदद करेगी। और भारत को अब दलहन बाहर से नहीं लाना चाहिए। दाल क्यों बाहर से लानी पड़े, मूंग क्यों बाहर से लाना पड़े, चना क्यों बाहर से लाना पड़े, उड़द क्यों बाहर से लाना पड़े। हम ये अपने संकल्प कर लें तो मैं नहीं मानता हूं इस देश को। और मैं अभी गया था सऊदी अरेबिया, उसके पहले मैं गया था यूएई। वहां के लोगों ने जो बात कही, मैं चाहता हूं मेरे देश के किसान इसको भली बात ही समझे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बारिश नहीं है, हमारे पास खेती योग्य जमीन नहीं है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है पूरे गल्फ के कंट्रीज में, हम भविष्य में हमारा पेट भरने के लिए अनाज पर भारत पर ही डिपेंड करेंगे, हमें वहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा। आज भी हमारा सबसे ज्यादा अच्छा चावल उन्हीं देशों में जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम
क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो गल्फ का एक बहुत बड़ा मार्केट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हमारा इंतजार करके बैठा है। वे वेयर हाउसिंग के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। वो गारंटी के साथ माल खरीदने को तैयार है। यानी भारत की कृषि भी एक ग्लोबल रिक्वायरमेंट के संदर्भ में हम उसको नया मोड़ दे सकते हैं, हम उसमें बदलाव ला सकते हैं और उस बदलाव लाने की दिशा में हम प्रयास करना चाह रहे हैं। अभी इस बजट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया। उस निर्णय की चर्चा बहुत कम आई है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी तो जो समझते समझते लोगों को 2 साल चले जाते हैं, इसलिए शायद वो बात पब्लिक में आई नहीं। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया कि एग्रो प्रोसेसिंग में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम स्वागत करते हैं। अब लेकिन कुछ लोगों का दिमाग ऐसा है कि एफडीआई आते ही उनको लगता है ये कुछ उद्योग वाला हो गया। ये फूड प्रोसेसिंग की सारी प्रोसेस किसान को बहुत बड़ी ताकत देती है। अगर वो कोई ऐसी पैदावार करता है और उसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन करके अगर उसका वैल्यू एडिशन होता है तो उसकी इनकम बहुत बढ़ जाती है। और अगर उसके लिए पूंजी निवेश के लिए दुनिया से पैसे आते हैं तो किसान की ताकत बढ़ने वाली है। आप कच्चे आम बेचो तो कम पैसा आता है, पके हुए बेचो तो थोड़ा ज्यादा आता है। कच्चे आम बेचो लेकिन अचार बना करके बेचो और पैसा आता है। अचार भी बढ़िया सी बोतल में पैक करके बेचो तो और ज्यादा पैसा आता है। और अगर बोतल की एडवर्टाइजमेंट कोई नट या नटी करती हो तो और ज्यादा पैसा मिल जाता है। वैल्यू एडिशन कैसे होता है, फूड प्रोसेसिंग का वैल्यू एडिशन कैसे होता है। और इसलिए अभी हमने कोका कोला कंपनी के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट करवाया। मैंने इन सारी कंपनियों को कहा है कि आप जो पेप्सी और कोला ये सब पानी बेचते हो, कलरफुल होता है, टेस्टी होता है और लोगों को आदत भी हो गई है, अरबों खरबों का बाजार है। मैंने कहा कि मेरे देश के किसानों के लिए आप एक नियम बनाइए कि कम से कम 5% नेचुरल फ्रूट जूस आप इस एरेटेड वाटर में मिक्स करोगे। आप देखिए, एक तो जो पीता है उसको तो फायदा होगा, कम से कम 5% तो माल अच्छा जाएगा शरीर में। लेकिन उसके कारण किसान जो फल पैदा करता है उसको तुरंत मार्केट मिल जाएगा, उसको कभी, वरना संतरा कोई पैदा करेगा 7 दिन में तो संतरा खराब हो जाएगा। लेकिन संतरे का जूस अगर उसमें मिलना शुरू हुआ तो संतरे को मार्केट मिल जाएगा, एप्पल को मार्केट मिल जाएगा, केले को मार्केट मिल जाएगा। और इसलिए वो चीजें जो हमारे किसान को ताकत दे, ऐसे कई इनिशिएटिव लिए हैं और इस इनिशिएटिव के परिणाम मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में किसानों का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। सोची समझी व्यवस्था के तहत बनाया जाता है। और अब जो ये मंडी के माध्यम से, ई नाम से माध्यम से जो प्रयास किया है, इस ई नाम के द्वारा मैं विश्वास से कहता हूं कि अब मेरा किसान तय करेगा कि उसका माल कहां बिकेगा, कब बिकेगा, कितने दाम से बिकेगा, इसका फैसला मेरा किसान करेगा। और कंज्यूमर को कभी कोई बोझ नहीं होगा, ये मेरा भरोसा है। कंज्यूमर को कभी कोई भरोसा नहीं होगा, ये मेरा मुसीबत नहीं होगी, मेरा पूरा भरोसा है। मैं देश के किसानों को आज 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर, जिनका एम्पावरमेंट ऑफ पुअर पीपल वाला हमेशा रहा था, मेरा किसान एम्पावर हो, इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का आज प्रारंभ हो रहा है। मैं कृषि मंत्रालय को, मंत्री के सभी विभाग के साथियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे देश के किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। असम का आज नया वर्ष है, असम का नव वर्ष है, उस बिहू के मौके पर भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।